नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। उम्मीद है आप सभी मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है यहाँ पर, जहाँ आपको हर किताब का सार हिंदी भाषा में मिलेगा। किताबें हमारी सच्ची दोस्त हैं। आशा है कि आप सभी को ये पसंद आएगी। धन्यवाद और सीखना जारी रखें। आज हम आधुनिक पेरेंटिंग मतलब माता पिता होने की जो कला और विज्ञान है उसकी गहराइयों में उतर रहे हैं। हमारे पास विश्लेषण के लिए एक दिलचस्प स्रोत है, परीक्षित जोबनपुत्रा के पॉडकास्ट का एक अंश। और ये खास तौर पर जो व्यस्त माता पिता हैं उनके लिए कुछ सोचने लायक विचार देता है। तो हमारा मिशन है कि इस स्रोत से जो ज़रूरी बातें हैं उन्हें निकालें, ताकि हम सब मिलकर पेरेंटिंग की जो चुनौतियां हैं या जो समाधान हो सकते हैं उन्हें बेहतर समझ सकें। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल, पेरेंटिंग एक ऐसा टॉपिक है मतलब जिस पर जितनी बात करें कम ही लगती है ना। और ये स्रोत कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल पॉइंट्स उठाता है। हाँ, और शुरुआत ही एक बड़े सवाल से होती है, समय बनाम खिलौने। आजकल लगता है ना कि हम बच्चों को चीज़ें तो बहुत दे रहे हैं, पर शायद वो कुछ और चाहते हैं। हाँ, और ये स्रोत बिल्कुल साफ कहता है कि बच्चों को खिलौनों से कहीं ज्यादा जरूरत माता पिता के समय की है, उनके ध्यान की है। कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स को गिल्ट होता है कि वो टाइम नहीं दे पा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। और उस गिल्ट को कम करने के लिए वो बच्चों के कमरे खिलौनों से भर देते हैं, जैसे कोई शोरूम बना दिया हो। लेकिन ये जो तरीका है ना, ये असल में वो जो इमोशनल कनेक्शन की कमी है उसी को दिखाता है। अच्छा। मतलब आप कितनी भी महंगी चीजें दे दो, वो उस बॉन्ड की जगह नहीं ले सकती। हाँ, जो साथ में वक्त बिताने से बनता है, वो भावनात्मक जुड़ाव अलग ही होता है। ये बात तो सोचने वाली है। क्या इस स्रोत में कोई उदाहरण वगैरह भी दिया है इस पर? हाँ, इसमें एक बहुत बहुत ही सशक्त उदाहरण है सीता माता का। सोचिए, वो अकेले जंगल में थीं, साधन सीमित थे, लेकिन फिर भी उन्होंने लव कुश को न सिर्फ पाला, बल्कि उन्हें इतना सक्षम, इतना गुणी योद्धा बनाया। हाँ, ये तो है। तो यही दिखाता है कि रिसोर्सेज या चीजें उतनी जरूरी नहीं है जितना माता पिता का विश्वास, उनका वो समर्पण और सबसे जरूरी उनका दिया हुआ टाइम। तो यहाँ सबसे बड़ा सबक शायद यही है कि पेरेंटिंग में सबसे कीमती इन्वेस्टमेंट पैसा या सामान नहीं है, बल्कि वो विश्वास है और वो समय है जो आप बिना किसी शर्त के देते हैं। समय की बात चली है तो एक शब्द आजकल बहुत चलता है, क्वालिटी टाइम। हाँ, मतलब ठीक है, ज्यादा समय नहीं है तो कम से कम अच्छा समय बिता लो। हाँ, क्या ये काफी है, खासकर छोटे बच्चों के लिए? हाँ, ये क्वालिटी टाइम वाली बात, ये शो इसे एक बड़े मजेदार उदाहरण से चैलेंज करता है। सोचिए, आप किसी रेस्टोरेंट में गए। हाँ। और वेटर ने आपको बस 1 चम्मच पनीर टिक्का मसाला की ग्रेवी लाकर दे दी। तो क्या उससे पेट भरेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्वाद भले ही आ जाए। एग्जैक्टली, स्वाद शायद अच्छा हो, पर भूख तो नहीं मिटेगी ना। तो वैसे ही बच्चों को, और खासकर जो 7 साल से छोटे बच्चे हैं, उनको इमोशनल सिक्योरिटी के लिए, वो विश्वास बनाने के लिए सिर्फ क्वालिटी नहीं, क्वांटिटी भी चाहिए। अच्छा, दोनों जरूरी हैं। हाँ, दोनों। उनको ये महसूस होना चाहिए कि माँ बाप हैं उनके लिए, अवेलेबल है। ये नहीं कि बस कभी वीकेंड पे मॉल ले गए या मूवी दिखा दी। रोजमर्रा की जिंदगी में उनकी जरूरत है। और आजकल ये जो समय की कमी का रोना है, मतलब हर कोई कहता है टाइम ही नहीं है, पर ये स्रोत कुछ और इशारा कर रहा है कि शायद टाइम तो है, पर कहीं और जा रहा है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये विश्लेषण एक तरह से आईना दिखाता है हमें। अगर हमें लगता है कि हमारे पास बच्चों के लिए टाइम नहीं है ना, तो स्रोत कहता है एक बार जरा अपने फोन का स्क्रीन टाइम यूसेज चेक कर लीजिए। ओह, हाँ, ये तो है। अक्सर हम अनजाने में ही मतलब घंटों सोशल मीडिया पर या न्यूज़ पढ़ने में या वीडियो देखने में बिता देते हैं। और ये वही कीमती समय है जो हम बच्चों को दे सकते थे। तो इसका हल क्या है? टेक्नोलॉजी छोड़ दें? बिल्कुल नहीं, छोड़ना तो शायद प्रैक्टिकल नहीं है आज के ज़माने में, पर उसे मैनेज करना वो ज़रूरी है। और इस स्रोत में एक बहुत अच्छा सुझाव है, डिवाइस फ्री डिनर। डिवाइस फ्री डिनर मतलब दिन में कम से कम एक बार, जैसे रात के खाने के वक्त, परिवार के सब लोग अपने अपने फोन, गैजेट सब दूर रख दें और एक दूसरे से बात करें। दिन कैसा गया, क्या हुआ? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। हाँ, इससे ना सिर्फ वो फैमिली बॉन्डिंग मजबूत होती है, बल्कि बच्चों को अच्छे संस्कार सिखाने का, उनकी बातें सुनने का भी मौका मिलता है। वरना वो टेक्नोलॉजी वाला पैराडॉक्स तो है ही। हाँ, कौन सा? कि उसने दूर के लोगों को जो पास ला दिया और जो घर में साथ बैठे उनको एक दूसरे से दूर कर दिया है स्क्रीन के जरिए। बिल्कुल सही कहा। ये डिवाइस फ्री डिनर का आइडिया तो सच में कमाल का है। अच्छा, ये तो हुई छोटे बच्चों की बात। वो माँ बाप का समय, प्यार चाहते हैं, लेकिन जब बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, मतलब टीनेज में आते हैं, तब तो सिचुएशन बदल जाती है। उनकी जरूरतें क्या होती हैं? स्रोत कुछ कहता है इस पे? हाँ,
यहाँ बात थोड़ी अलग और दिलचस्प हो जाती है। स्रोत कहता है कि छोटे बच्चे जहाँ प्यार और दुलार मतलब अफेक्शन चाहते हैं, वहीं जो किशोर हैं, टीनेजर्स हैं, उनको चाहिए होता है एक्साइटमेंट, रोमांच। एक्साइटमेंट, अच्छा। हाँ, उनका दिमाग इस उम्र में ना वो सेफ्टी और प्यार से ज्यादा नई चीजें ट्राई करने, थोड़ा रिस्क लेने, एडवेंचर के लिए वायर्ड होता है। इसीलिए तो वो दोस्तों के साथ घूमना, बाइक चलाना, ऐसी चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, बजाय घर पर माँ बाप के साथ बैठने के। तो फिर पेरेंट्स कैसे डील करें इससे? क्योंकि अक्सर यहीं पर क्लैश ज्यादा होता है। बिल्कुल। और यहीं पर पेरेंटिंग स्टाइल में थोड़ा बदलाव लाने की जरूरत है। स्रोत सलाह देता है कि टीनेजर्स से वो पुलिस वाली पूछताछ करने की बजाय, हाँ, कहाँ गए थे, किसके साथ थे, हाँ, या फिर वो लेक्चर देने की बजाय ऐसा मत करो, ये गलत है, उनकी रुचियों में इंटरेस्ट दिखाएं, उनसे दोस्त की तरह बात करें। जैसे उन्हें अपने छोटे मोटे डिसीजन में शामिल करें, पूछें, यार देखना जरा ये 2 शर्ट में से कौन सी अच्छी लग रही है मुझ पे, या इस प्रेजेंटेशन के लिए कौन सा थंबनेल ठीक रहेगा। अच्छा, मतलब उनको इम्पोर्टेंस दें। हाँ, बातचीत को मजेदार बनाएं, उनकी पसंद पर फोकस करें, अपने डर और चिंताओं पर नहीं। इससे उन्हें लगेगा कि आप उन्हें समझते हैं, उन पर भरोसा करते हैं, दोस्त जैसा फील आएगा। ये अप्रोच अलग है। अच्छा, ये तो हुई टीनेजर्स की बात, लेकिन अगर हम पूरी पेरेंटिंग जर्नी को देखें तो इसका आखिर लक्ष्य क्या होना चाहिए? क्या यही कि बच्चे हमेशा हमारे साथ रहें, हमारे पल्लू से बंधे रहें? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये इस पॉडकास्ट अंश का एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण संदेश है कि पेरेंटिंग का असली मकसद बच्चों को हमेशा डिपेंडेंट रखना नहीं है, बल्कि एक 100% निर्भर बच्चे को धीरे धीरे 100% स्वतंत्र आत्मनिर्भर इंसान बनाना है। उनको इस काबिल बनाना है कि वो अपनी लाइफ के फैसले खुद ले सकें, अपनी जिम्मेदारियां संभाल सकें। और ये कैसे पता चलेगा कि कब उन्हें स्पेस देना है? स्रोत कहता है कि जब बच्चे खुद ही कहने लगे ना, मम्मी मैं अब बच्चा नहीं रहा, या पापा आप हर बात में मत पड़ो, तो ये गुस्सा होने का टाइम नहीं है, ये सिग्नल है, ये समझने का संकेत है कि अब हमें धीरे धीरे पीछे हटना है, उनको थोड़ी जगह देनी है, उनका कंट्रोल उन्हें देना है। और अगर माँ बाप ये नहीं कर पाते या सिर्फ बच्चों की जो भौतिक जरूरतें हैं बस वही पूरी करने में लगे रहते हैं, तो क्या होता है? यहाँ स्रोत ने एक बहुत सोचने वाला उदाहरण दिया है, रेमंड के संस्थापक विजयपथ सिंगानिया का। हाँ, मैंने सुना है उनके बारे में। लेकिन जीवन के आखिरी पड़ाव में अपनी ऑटोबायोग्राफी का नाम रखा एन इनकम्प्लीट लाइफ, एक अधूरी जिंदगी। हाँ, इतनी सफलता के बाद भी। हाँ, ये सोचने पर मजबूर करता है कि शायद सिर्फ पैसा कमाना, जरूरतें पूरी करना ही काफी नहीं है। वो जो रिश्ते हैं, जो इमोशनल कनेक्शन है, उसको सींचना भी उतना ही जरूरी है, वरना सब कुछ पाकर भी शायद जिंदगी अधूरी ही लगे। आपने जो भावनात्मक जुड़ाव की बात की, इसकी नींव कब पड़ती है? मतलब बच्चे सबसे ज्यादा सेफ कब फील करते हैं? इस विश्लेषण के हिसाब से बच्चे की जिंदगी के जो पहले 7 साल होते हैं ना, वो इमोशनल डेवलपमेंट यानी दिल के विकास के लिए सबसे अहम है। पहले 7 साल? हाँ, इसी दौरान प्यार, सहानुभूति और सबसे जरूरी विश्वास, ट्रस्ट, इसकी नींव पड़ती है। बच्चे में दुनिया को लेकर, लोगों को लेकर एक बेसिक ट्रस्ट तब बनता है जब उसके जो प्राइमरी केयरगिवर्स हैं, माँ बाप, दादा दादी या जो भी मुख्य रूप से देखभाल कर रहा है, वो लगातार उसके पास हों, उसकी ज़रूरतें समझें, उसे वो सुरक्षा का एहसास दें। और अगर इस दौरान वो केयरगिवर्स मौजूद ना हो, जैसे काम की वजह से या हाँ, अगर इस ज़रूरी समय में केयरगिवर्स फिजिकली या इमोशनली एब्सेंट रहते हैं, मान लीजिए काम में बहुत बिजी हैं, तो बच्चे में बड़े होकर ट्रस्ट इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। वो आसानी से किसी पर भरोसा नहीं कर पाता। स्रोत हमारी पुरानी गुरुकुल परंपरा का भी जिक्र करता है। अच्छा, कैसे? कि वहां भी बच्चों को आमतौर पर 7 साल के बाद ही घर से दूर भेजा जाता था, शायद इसीलिए कि तब तक वो जो इमोशनल फाउंडेशन है वो मजबूत हो चुकी होती थी। अच्छा, तो पहले 7 साल दिल के लिए, उसके बाद? हाँ, स्रोत पेरेंटिंग को 3 स्टेज में बांटता है मोटे तौर पर। पहला 0 से 7 साल, ये है हृदय का विकास, मतलब भावनाएं, विश्वास, प्यार, फोकस इमोशनल सिक्योरिटी पर। दूसरा 7 से 14 साल, ये है सिर का विकास, यानी अनुशासन, रूटीन, सही गलत की समझ। अच्छा, इस उम्र में रूटीन बनाना जरूरी है? बहुत जरूरी। सोने का, जागने का, खाने का, पढ़ने का, खेलने का एक तय समय, डिसिप्लिन की आदत इसी उम्र में पड़ती है। और तीसरा?
14 से 21 साल ये है हाथों का विकास, मतलब स्किल्स, हुनर, स्वतंत्रता, फोकस प्रैक्टिकल चीजें सीखने और जिम्मेदारी देने पर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 7 से 14 वाली स्टेज में वो अनुशासन, वो रूटीन नहीं बना, तो फिर 14 से 21 वाली स्टेज में स्किल सीखना भी मुश्किल होगा, क्योंकि बच्चा डिसिप्लिन ही नहीं है। बिल्कुल, ये सब जुड़े हुए हैं। अगर नींव कमजोर है तो आगे की इमारत कैसे टिकेगी? और यहीं पर एक और गलती होती है अक्सर, जिसका जिक्र ये स्रोत करता है। वो है 14 साल के बाद सही गाइडेंस देने के बजाय जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार करना या एकदम खुली छूट दे देना। हाँ, ये मैंने भी देखा है। कई बार पेरेंट्स 14-15 साल के बच्चे को बाइक दिला देते हैं या महंगी चीजें, शायद इसलिए क्या वो खुद कमा रहे हैं, या सोचते हैं पहले टाइम नहीं दिया तो अब। हाँ, ये अक्सर या तो वही गिल्ट होता है या फिर लगता है कि चलो अब हम अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन स्रोत एक बहुत बहुत पते की बात कहता है कि माता पिता को बच्चों के लिए अच्छा बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि सच्चा बनना चाहिए। अच्छा नहीं, सच्चा। मतलब बच्चों की सेफ्टी और उनका सही विकास पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, सिर्फ उन्हें खुश करना नहीं। जैसे हम जानते हैं कि हेलमेट या सीट बेल्ट जरूरी है, भले ही बच्चा ना चाहे, वैसे ही कुछ हदें, कुछ नियम भी जरूरी हैं उनके भले के लिए। बच्चों का जो दिमाग का हिस्सा डिसीजन लेता है ना, जिसे प्री फ्रंटल लोब कहते हैं, जो लॉजिक, प्लानिंग, कॉन्सिक्वेंसेस समझने में मदद करता है, हाँ, वो पूरी तरह से 18 से 21 साल की उम्र तक डेवलप होता है। तब तक उन्हें खुली छूट देने के बजाय एक कंट्रोल्ड माहौल में गाइडेंस और सपोर्ट की जरूरत होती है। सही बात है। अच्छा, एक गाइडेंस की बात हुई तो एक और चीज़ है जो पेरेंट्स अक्सर करते हैं और शायद नुकसानदायक है, तुलना। देखो शर्मा जी का बेटा, उसके इतने मार्क्स आए, इस पर क्या कहता है सुरुख? उफ, ये तुलना तो, ये विश्लेषण इसे बहुत ही हानिकारक मानता है। अगर माँ बाप बचपन में लगातार बच्चे की तुलना दूसरों से करते हैं ना, तो वो बच्चा बड़ा होकर भी सारी जिंदगी बस तुलना ही करता रहेगा। हाँ, फिर वो कभी खुश नहीं रह पाएगा। बिल्कुल, उसमें वो कॉन्फिडेंस की कमी, वो इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। यहाँ तक कि स्कूल चुनने पर भी एक बड़ी प्रैक्टिकल सलाह दी गई है। क्या? कि सबसे महंगे या नामी स्कूल के पीछे मत भागो। ऐसा स्कूल चुनो जो घर के पास हो और आपके बजट के मान लीजिए 70-80% में आता हो। इससे क्या होगा कि बच्चा ऐसे माहौल में रहेगा जहां बहुत ज्यादा आर्थिक अंतर ना हो और वो फालतू की चीजों को लेकर हीन भावना महसूस ना करे। याद रखें, सबसे महंगी पढ़ाई हमेशा सबसे अच्छी पढ़ाई नहीं होती। बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा, आजकल एक और शॉर्टकट बहुत दिखता है, खासकर छोटे बच्चों के साथ। उनको खाना खिलाना हो तो मोबाइल पकड़ा दिया, स्क्रीन चला दी। ये कितना गलत है। हाँ, ये तो बहुत आम हो गया है। स्रोत बताता है कि ये शुरू होता है पेरेंट्स की अपनी सहूलियत के लिए या फिर डर से कि बच्चा भूखा रह जाएगा। हाँ, डर तो होता है, लेकिन इसके नतीजे बहुत बहुत गड़बड़ हो सकते हैं। पहला तो ये कि बच्चे को खाने का ना स्वाद पता चलता है, ना भूख का एहसास, वो बस स्क्रीन में खोया रहता है। दूसरा, इससे खाने की गलत आदतें बनती हैं, जिन्हें आगे चलकर ईटिंग डिसऑर्डर भी कह सकते हैं। और तीसरा, बच्चा इतना डिपेंडेंट हो जाता है कि बिना मोबाइल के खाना ही नहीं खाता, मना कर देता है। तो इस जाल से कैसे निकलें? समाधान सुनने में तो आसान है, पर करने में हिम्मत और धैर्य चाहिए। पहला, सब्र रखें। बच्चे को सच में भूख लगने दें, इंतजार करें। प्रकृति ने सिस्टम बनाया है, उसे भूख लगेगी तो वो मांगेगा। डरे नहीं कि वो कमजोर हो जाएगा। दूसरा, नियम बनाएं कि खाते समय कोई स्क्रीन नहीं चलेगी। बिल्कुल नहीं। और सबसे जरूरी, इस नियम को घर के सभी लोग फॉलो करें, मतलब टीम वर्क। हाँ, ये जरूरी है, वरना एक मना करेगा दूसरा दे देगा। बिल्कुल। अगर माँ मना कर रही है और दादी चुपके से फोन दे दें तो फिर बात नहीं बनेगी। बिल्कुल, कंसिस्टेंसी चाहिए। मोबाइल से ही जुड़ा एक और नया ट्रेंड है शेयरिंग। मतलब पेरेंट्स बच्चों के हर छोटे बड़े पल की फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर डालते रहते हैं। इस पर क्या राय है? हाँ, शेयरिंग, इस पर भी स्रोत कुछ सोचने को कहता है। माना कि ये पेरेंट्स का पर्सनल डिसीजन हो सकता है, लेकिन कुछ बातें सोचने लायक हैं। पहली, बच्चे की प्राइवेसी। क्या हमने उससे पूछा जब वो बड़ा होगा तो उसे कैसा लगेगा कि उसकी बचपन की हर चीज पब्लिक है? हाँ, ये तो सोचा ही नहीं। दूसरा, उसकी मेंटल हेल्थ पर क्या असर पड़ेगा? क्या पता आगे जाकर उसे ऑनलाइन मजाक का, ट्रोलिंग का सामना करना पड़े। तीसरा, इंटरनेट पर डाली चीज परमानेंट जैसी होती है,
उसे पूरी तरह हटाना बहुत मुश्किल है। तो यादें सहेजें, शेयर करें, वो ठीक है, लेकिन हर छोटी बात सिर्फ लाइक्स और कमेंट्स के लिए शेयर करना शायद ठीक नहीं। और सबसे बड़ी बात, बच्चे वही सीखते हैं जो वो हमें करते देखते हैं। मतलब अगर हम खुद ही हर पल को एंजॉय करने के बजाय उसे फोन में कैप्चर करके पोस्ट करने में लगे रहेंगे, तो वो भी तो यही सीखेंगे ना, पल को जीना भूल जाएंगे। ये तो बहुत गहरी बात है। अब एक ऐसे टॉपिक पर आते हैं जो हमारे यहाँ भारत में बहुत कॉमन है, पर सेंसिटिव भी है। वो है अनुशासन के नाम पर सजा देना। खासकर मार पिटाई, फिजिकल पनिशमेंट। कई लोग मानते हैं कि थोड़ी बहुत मार तो जरूरी है बच्चों को सुधारने के लिए। स्रोत क्या कहता है इस पर? हाँ, ये मान्यता बहुत गहरी है, लेकिन ये विश्लेषण साफ तौर पर फिजिकल पनिशमेंट को सही नहीं मानता। यहाँ पावलोव के कुत्ते वाला जो फेमस एक्सपेरिमेंट है, उसका उदाहरण दिया गया है। अच्छा, वो घंटी वाला। हाँ, जैसे उस एक्सपेरिमेंट में कुत्ते को खाना देते वक्त बिजली का झटका देने से कुत्ते ने खाने को डर से जोड़ लिया। वैसे ही जब बच्चे को किसी चीज के लिए पीटा जाता है, मान लीजिए होमवर्क नहीं किया तो पिटाई हुई, तो बच्चा उस चीज से यानी होमवर्क से ही नफरत करने लगता है या डरने लगता है। हाँ, ये तो होता है। हो सकता है वो डर के मारे उस वक्त होमवर्क कर ले, टेम्पररी काम हो जाए, लेकिन उसके मन में पढ़ाई के लिए न प्यार आएगा न सम्मान, बल्कि डर बैठेगा, गुस्सा आएगा, विद्रोह की भावना आएगी। स्रोत का क्लियर मैसेज है, जबरदस्ती और डर से आप काम करवा सकते हो, किसी का रिस्पेक्ट या प्यार नहीं जीत सकते। तो अगर पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे बड़े होकर उन्हें प्यार करें, इज्जत दें, तो बचपन में ये जबरदस्ती, डांट डपट और पिटाई का रास्ता छोड़ना ही होगा। गाइडेंस और डिसिप्लिन में फर्क समझना होगा। सजा और अनुशासन एक चीज नहीं है। लेकिन ये सब कहना आसान है, करना कई बार मुश्किल हो जाता है। पेरेंट्स खुद इतने स्ट्रेस में होते हैं, थके होते हैं, गुस्से में होते हैं कि चाहते भी शांत नहीं रह पाते। वो अपनी भावनाओं को कैसे मैनेज करें ताकि बच्चों पर गलत असर ना पड़े? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये बहुत जरूरी सवाल है। पेरेंटिंग सिर्फ बच्चों के बारे में नहीं है, ये पेरेंट्स के अपने मेंटल और इमोशनल हेल्थ के बारे में भी है। श्रोत्या लाइफ में बैलेंस के महत्व पर जोर देता है। जैसे गाड़ी ठीक चले, इसके लिए चारों टायरों में हवा बराबर होनी चाहिए ना। हाँ, बिल्कुल। वैसी जिंदगी के गाड़ी के लिए भी बैलेंस चाहिए। इस विश्लेषण में जीवन के 4 पहियों की बात की गई है। पहला, प्रोवाइडिंग, मतलब जिम्मेदारियां निभाना, जरूरतें पूरी करना, रोटी, कपड़ा, मकान, फीस वगैरह। दूसरा, प्लेजर, यानी लाइफ को एंजॉय करना, मनोरंजन, शौक, घूमना फिरना। तीसरा, पैशन, यानी कोई ऐसा काम या हॉबी जिसमें आपको मजा आता हो, जो आपको खुशी दे। और चौथा, पेरेंटिंग, यानी बच्चों की परवरिश। अच्छा, ये 4 पहिए। हाँ, अब अगर हम अपनी सारी एनर्जी, सारा फोकस सिर्फ पहले पहिए यानी प्रोवाइडिंग में लगा देंगे, तो क्या होगा? बाकी पहियों की हवा निकल जाएगी। बिल्कुल। नतीजा क्या होगा? स्ट्रेस, चिड़चिड़ापन, गुस्सा। इसीलिए खुश बच्चे पालने हैं तो पहले पेरेंट्स का खुद खुश और बैलेंस्ड होना जरूरी है। उनको अपने प्लेजर के लिए, अपने पैशन के लिए भी टाइम निकालना होगा। स्रोत एक बहुत प्यारी बात कहता है, घोंसला बनाने की धुन में कहीं हम उड़ना ही ना भूल जाएं। वाह, क्या बात कही है। घोंसला बनाने की धुन में उड़ना ना भूल जाएं। और इस बैलेंस में शायद एक और रिश्ता बहुत बहुत जरूरी है, जो अक्सर बच्चे होने के बाद पीछे छूट जाता है। पति पत्नी का आपसी रिश्ता। इसका क्या असर होता है पेरेंटिंग पर? हाँ जी, ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो स्रोत उठाता है। अक्सर क्या होता है, माँ बनने के बाद औरत पत्नी होना भूल जाती है और पिता बनने के बाद मर्द पति होना। सारा फोकस बच्चों पर शिफ्ट हो जाता है। हाँ, ये तो होता है। लेकिन बच्चे रिश्ते कैसे सीखते हैं? वो अपने माँ बाप को देखकर ही सीखते हैं। अगर वो देखेंगे कि उनके पेरेंट्स एक दूसरे की इज्जत करते हैं, एक दूसरे को टाइम देते हैं, प्यार जताते हैं, तो वो भी रिश्तों की यही वैल्यू सीखेंगे। स्रोत तो यहाँ तक कहता है कि बच्चों से भी पहले अपने पार्टनर को प्रायोरिटी दें, क्योंकि आपका रिश्ता ही उस परिवार की नींव है। तो इसका कोई प्रैक्टिकल तरीका भी बताया है? हाँ, एक सुझाव है 1-to-1 डेटिंग का। 1-to-1 डेटिंग बच्चों के साथ? हाँ, मतलब कभी माँ सिर्फ बेटी के साथ अकेले टाइम स्पेंड करे, बाहर जाए, कभी पिता सिर्फ बेटे के साथ, या वाइसा वर्सा।
इससे क्या होता है, बच्चे को पेरेंट का पूरा अनडिवाइडेड अटेंशन मिलता है और वो उन सेंसिटिव टॉपिक्स पर भी खुलकर बात कर पाता है जो शायद सबके सामने करने में हिचकिचाए। इससे वो आपसी समझ और विश्वास और गहरा होता है। ये भी अच्छा सुझाव है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो मॉडर्न पेरेंटिंग के लिए कुछ मेन टेकअवेज, कुछ मुख्य सूत्र क्या निकल कर आते हैं? मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ी बात है वो ये है। पहला, बच्चों के लिए हमारी फिजिकल प्रेजेंस से ज्यादा हमारी इमोशनल प्रेजेंस मैटर करती है। खिलौनों से ज्यादा उन्हें हमारा वक्त चाहिए। दूसरा, ये वक्त सिर्फ क्वालिटी नहीं क्वांटिटी में भी चाहिए, खासकर शुरू के सालों में। तीसरा, स्क्रीन टाइम, उसे सोच समझकर लिमिट करना और डिवाइस फ्री फैमिली टाइम निकालना बहुत जरूरी है। चौथा, टीनेजर्स, उनको लेक्चर नहीं दोस्ती चाहिए। उन्हें सुने, समझें, फैसलों में शामिल करें। पांचवा, पेरेंटिंग का गोल बच्चों को डिपेंडेंट बनाना नहीं, इंडिपेंडेंट बनाना है। उन्हें उड़ान भरने का मौका देना है। छठा, डिसिप्लिन का मतलब सजा या डर नहीं बल्कि गाइडेंस और अच्छी आदतें डालना है। सातवां, तुलना बिल्कुल ना करें। हर बच्चा यूनिक है, उसकी इज्जत करें। आठवां, पेरेंट्स का खुद का मेंटल और इमोशनल हेल्थ सबसे जरूरी है। अपना ध्यान रखें, लाइफ में बैलेंस लाएं। और नवां, पति पत्नी का रिश्ता वो नींव है, उसे मजबूत रखें। बिल्कुल, ये सारे पॉइंट्स बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और आपने वो जो रेमंड के संस्थापक वाली बात बताई थी, वो आखिर में फिर सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, वो उदाहरण एक तरह की चेतावनी है ना, कि इतनी सफलता, इतना पैसा कमाया, लेकिन आखिर में जिंदगी अधूरी लगी। तो ये हमें खुद से पूछने पर मजबूर करता है कि हम अपने बच्चों के लिए कैसी विरासत छोड़कर जाना चाहते हैं। क्या सिर्फ बैंक बैलेंस और प्रॉपर्टी की, डिग्रियों की, या फिर इमोशनल सिक्योरिटी की, मजबूत रिश्तों की, आत्मविश्वास की और इंडिपेंडेंटली सोचने की क्षमता की भी? शायद इस सवाल पर सोचना आज की पेरेंटिंग का सबसे जरूरी हिस्सा है। धन्यवाद। ये वाकई एक गहरी और सोचने पर मजबूर करने वाली चर्चा रही। सीखना जारी रखें।